टिप ऑफ द डे, नासा ने आइंस्टाइन की थ्योरी में से 10 पॉइंट्स को प्रूव किया है। पहली वीडियोस में हमने आइंस्टाइन रिंग, ब्लैक होल, रिलेटिविस्टिक जेट, वीक लेंसिंग, माइक्रो लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वॉर्टेक्स, प्रूफ फ्रॉम ऑर्बिटिंग अर्थ और द सन डिलेइंग रेडियो सिग्नल्स के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम यूनिवर्सल स्पीड लिमिट के बारे में समझते हैं। आइंस्टाइन की मशहूर मैस एनर्जी इक्वेशन E=mc² में c वैक्यूम में लाइट की स्पीड को जाहिर करता है। अगरचे लाइट डिफरेंट कलर्स में होती है, जैसे कि रेनबो में, जिसे हम इंसानी आँख से देख सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की स्पीड हमेशा 1,86,000 माइल्स यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर लाइट के दो पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट भी हो तो फिर भी उनकी स्पीड सेम रहेगी। ये स्पेस में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया गया। 2009 में नासास फर्मिनी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने एक वक्त में ही लाइट के दो फोटॉन्स डिटेक्ट किए, जिसमें एक की एनर्जी दूसरे से मिलियन टाइम ज्यादा थी। ये दोनों तकरीबन 77 अरब साल पहले दो न्यूट्रॉन्स के टकराव के करीब हाई एनर्जी रीजन से आए थे। कुछ थ्योरीज के मुताबिक स्पेस टाइम का टेक्सचर फोमी होता है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स की स्पीड आहिस्ता हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन के हक में दुरुस्त साबित हुई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 8th की मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये दो हैं। नंबर 1 लाइंस, शेप्स एंड एंगल्स। नंबर 2 पैरेलल लाइंस। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लाइंस, शेप्स एंड एंगल्स को समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वकास हलीम है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की रियाजी का उस्ताद हूं और हम लोग मिलकर आपकी रियाजी की किताब का 7वां बाब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री कवर करेंगे। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का आगाज़ मैं आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक सिंपल सी मिसाल लेकर करूँगा। आप लोग अपनी क्लास शुरू होने से पहले रोज़ असेंबली में लाइंस फॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में मिलकर लाइंस बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें लाइंस, शेप्स और एंगल्स शामिल हैं। सो आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि हम लोग जब असेंबली में लाइन फॉर्म करते हैं, इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइनें क्या किरदार अदा करती हैं? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि लाइंस किस तरह से फॉर्म होती हैं? इसकी कुछ एग्जांपल्स देने के लिए आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जाहिर हो रहा है। सो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या पाकिस्तान के झंडा जिस पोल पर लगा होता है वो एक लाइन है या नहीं? जी, आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वो डेफिनेटली एक लाइन है। वो किस किस्म की लाइन है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसी तरह आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर एक और तस्वीर नमूदार हो रही है। ये तस्वीर एक रोड की है। क्या ये रोड एक लाइन है या नहीं? जी, आपका जवाब दोबारा से बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी एक लाइन है। सो लाइन होती क्या है? लाइन बहुत से नुक्ते या पॉइंट्स आपस में मिलकर एक लाइन को फॉर्म करते हैं। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है। इसको ज़रा गौर से देखिए। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन को वजूद देते हैं। लेकिन लाइन की मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है और ये जिगजैग भी हो सकती है। इसको मज़ीद समझाने के लिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, दो अलग अलग पॉइंट्स A और B मौजूद हैं। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आप लोग अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसके मुख्तलिफ सोल्यूशंस लिखें और उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जी, सो इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं एक A से B तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि एक कर्व दोनों पॉइंट्स के दरमियान फॉर्म कर दिया जाए, उसे कर्व लाइन कहेंगे। और तीसरा तरीका यह है कि एक जिगजैग लाइन फॉर्म की जाए जो कि दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाए। ये सब तीनों तरीके लाइन की मुख्तलिफ किस्म की इकसाम हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम ख़ास तौर पर अपना फोकस रखेंगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर और देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है। 4 स्ट्रेट लाइन आपस में मिलकर रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाती हैं। 3 स्ट्रेट लाइंस आपस में मिलकर
ٹرائی اینگل کو وجود میں دیتی ہیں، لائنز ہی سرکل کو بھی شکل دے سکتی ہیں، اور لائنیں ہی مل کر بہت ساری پالیگونز جن کے بارے میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے کی تشکیل میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے کچھ مثالیں اپنے ذہن میں سوچئے اور ان کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ لائنیں کیا کیا مختلف اشکال میں موجود ہیں اور ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کی ایگزامپلز میں بھی آپ کو ایک دو دیتا چلوں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک سائن بورڈ اپیئر ہو رہا ہے۔ یہ سائن بورڈ ایک ٹریفک سگنل ہے بیسیکلی، جو کہ 3 مختلف لائنوں کے ملاپ سے وجود میں آیا ہے۔ یہ 3 لائنیں بیسیکلی ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں کو فارم کر رہی ہیں۔ اسی طرح دوسری تصویر میں جو آپ کی اسکرین پر ابھی ظاہر ہو رہی ہے میں ایک گھر نظر آ رہا ہے آپ کو، گھر بھی مختلف لائنوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ یہ بہت ساری ایگزامپلز اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ لائنیں صرف شیپس ہی نہیں، اینگلز کو بھی فارم کرتی ہیں۔ اینگلز یا زاویے ہماری زندگی میں دوبارہ سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اینگلز ہوتے کیا ہیں؟ 2 لائنوں کے ملنے سے جو شکل وجود میں آتی ہے اسے ہم لوگ اینگل کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 لائنیں آپس میں مل رہی ہیں، ان کے جو کامن پوائنٹ ہے اس کو ہم ورٹیکس کہتے ہیں، اور جو 2 لائنیں مل رہی ہیں ان کو آرمز کہا جاتا ہے۔ ان دونوں لائنوں کے جو درمیانی فاصلہ ہے اسے اینگل کہا جاتا ہے۔ یہ اینگل ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت ظاہر ہو رہا ہے۔ ورٹیکس دونوں لائنوں کا ایک کامن پوائنٹ یا مشترکہ نقطہ ہوتا ہے۔ اب اینگلز کو ریپرزینٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اینگلز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ان کے لیے ڈگریز یوز کرتے ہیں، اور ورٹیکس کے نام پر اینگل کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 2 لائنیں آپس میں مل کر ایک اینگل بناتی ہیں، ان کا کامن پوائنٹ ورٹیکس کہلاتا ہے، دونوں لائنوں کو آرمز کہتے ہیں، اور دونوں لائنوں کا درمیانی فاصلہ یا جو کرل ہے اسے ہم لوگ اینگل کہتے ہیں۔ اب اس کی ہم لوگ ارد گرد کے ماحول سے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کینچی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، یوز بھی کیا ہوگا۔ کینچی جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے دونوں آرمز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اینگل فارم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ آپ کو بہت کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے اب بہت سارے لوگوں نے کیک دیکھا ہوگا۔ کیک میں سے جب ہم لوگ ایک سلائس کاٹ لیتے ہیں تو اس سلائس بھی ایک اینگل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپلس بہت ساری موجود ہیں۔ سب سے بیسٹ اس کی ایگزامپل آپ لوگوں کے گھروں میں موجود واچز اور کلاکس ہیں۔ آپ لوگ امیجن کریں کہ گھڑی کے اوپر، جیسے کہ آپ کی اسکرین کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، ٹائم دکھایا جا رہا ہے، گھڑی کے دونوں آرمز کے درمیان ایک اینگل موجود ہے۔ اسی طرح فٹ بال کا شوق بہت سارے بچوں کو ہوگا۔ فٹ بال کی فیلڈ میں اس کی جو باؤنڈری کے ایجز ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت جیسے کہ آپ کی اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے، وہ آپس میں ایک اینگل فارم کرتے ہیں۔ یہ سب مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اینگلز ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں مختلف اقسام پہ جو کہ زاویے یا اینگلز کی موجود ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے کورس سے ہی ریلیٹڈ جو اقسام ہیں انہی کے اوپر زیادہ غور کریں گے، جس میں سب سے اہم ہے رائٹ اینگلز۔ رائٹ اینگل بیسیکلی 90 ڈگریز کے اینگل کو رائٹ اینگل کہتے ہیں، جس میں دونوں آرمز ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر آ جاتے ہیں۔ پرپینڈیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرم بالکل ورٹیکل ہوگا، دوسرا آرم ہاریزونٹل ہوگا۔ اس کی کچھ روزمرہ استعمال میں جو ایگزامپلس آتی ہیں اس میں سب سے اہم جو آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے وہ ایک گھڑی کی مثال ہے۔ آپ لوگ ایزیوم کریں کہ گھڑی پر 3 بجے کا وقت ہوا ہے۔ 3 بجے ایک آرم ہاریزونٹلی اور دوسرا آرم ورٹیکلی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، جس سے 90 ڈگریز کا اینگل فارم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ٹاورز، بہت ساری بلڈنگز جو بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہیں بھی 90 ڈگریز کی بہت اچھی ایگزامپل ہے، بیکاز وہ بھی ارتھ کے ساتھ، زمین کے ساتھ 90 ڈگریز کا اینگل فارم کرتی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے مینار پاکستان کی بلڈنگ اپیئر ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیسے 90 ڈگریز فارم کرتی ہیں زمین کے ساتھ۔ آئیے اب اینگلز کی 2 اور قسم کی اقسام کے اوپر تھوڑی سی کا ذکر کر لیتے ہیں۔
इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जैसा कि नाम से जाहिर है इनसाइड ए शेप होती हैं, यानी कि किसी भी शक्ल के अंदर के एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। और एक्सटीरियर एंगल्स जैसा कि नाम से दोबारा से जाहिर है एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल्स होती हैं, किसी भी शक्ल के बाहर वाली एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। एक आखिरी मिसाल जो एक आखिरी किस्म हम लोग यहाँ पर जिसका जिक्र करेंगे वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई सी भी दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगी अगर उन लोगों का सम या मजमुआ 180 डिग्रीज का हो। दोबारा से सुन लीजिए, कोई सी भी एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगी अगर उनका सम और मजमुआ 180 डिग्रीज का हो। किसी भी स्ट्रेट लाइन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। इसकी एग्जांपल के लिए आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक लाइन देख रहे हैं जिसमें 40 डिग्रीज का इंटीरियर एंगल शो कराया गया है। अब इंटीरियर एंगल 40 डिग्रीज का है और एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 40 डिग्रीज का होगा, जो कि हमें 140 डिग्रीज का जवाब देता है। इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल की डिग्रीज 140 होंगी। इसी तरह एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक दरख्त की पिक्चर जाहिर है। ये दरख्त थोड़ा सा झुका हुआ है, इसका मतलब कि इस दरख्त का एक एंगल है। हम लोग अपने समझने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि ये दरख्त ज़मीन के साथ मिलकर 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका दूसरा एंगल कितना होगा। दोबारा से सवाल सुन लीजिए, अगर एक एंगल 60 डिग्रीज का है तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए दूसरा एंगल कितनी डिग्रीज का होगा। ये तो था आज का लेक्चर। मैं आज दोबारा से सम अप करना चाहूँगा जो चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ी, डिस्कस की और आप लोगों से सवालात भी पूछे। हमने सबसे पहले जिक्र किया कि लाइंस क्या होती हैं, उनके हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किस किस किस्म की एप्लीकेशंस मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ इक़साम के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लाइंस किस तरह से मिलकर शेप्स को वजूद में देती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि लाइनें मिलकर किस तरह से एंगल्स बनाती हैं और एंगल्स हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से रोल प्ले करते हैं। और आखिर में हमने एंगल्स की मुख्तलिफ इक़साम को थोड़ा सा डिस्कस किया, जिसमें से मेन जो हमने टाइप्स डिस्कस की वो थी राइट एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। बट सवाल ये पैदा होता है कि एंगल्स को मेयर किस तरह किया जाता है, या एंगल्स या जावियों को नापने का तरीका क्या है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर की तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो रही है, इसे गौर से देखिए। ये एक डी की शक्ल में होता है जिसको हम लोग 180 मुख्तलिफ लेवल्स या दर्जों के अंदर डिवाइड करते हैं। इन दर्जों को एंगल्स कहते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसके ऊपर 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 60, 90 डिग्रीज, इसी तरह 120 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के मुख्तलिफ दर्जों की निशानदही की गई है और इसी से हम लोग एंगल्स को मेयर करते हैं। एक पूरे सर्कल के अंदर 180 प्लस 180 जो कि 180 निचली सतह पर भी 180 डिग्रीज मौजूद होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। सो 180 ऊपर और 180 नीचे मिलाकर 360 डिग्रीज का एक सर्कल होता है। आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस को समझने के लिए भी एक वीडियो की मदद लेते हैं। हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मज़ीद जानेंगे पैरेलल लाइंस की क्या खसूसियात होती हैं और हम लोग कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ मिसालें देखेंगे जो कि पैरेलल लाइंस की मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर का आगाज़ करूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं, वहाँ पर आपको दो लाइनें ए और बी नज़र आ रही हैं। इनको गौर से देखिए। क्या ये लाइनें आपस में कभी क्रॉस या इंटरसेक्ट कर सकती हैं? दोबारा से सवाल सुनिए, क्या ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं?
बज़ाहिरी तौर पर तो लग रहा है कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इन लाइनों को एक्सटेंड कर दूं डॉटेड लाइंस की मदद से, तो क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? इसका जवाब है जी हाँ, ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं होती। अब आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक और सेट ऑफ लाइंस देखें। सो दो लाइनें आपकी स्क्रीन पर और नजर आ रही हैं जो कि सी और डी हैं, लाइन सी और लाइन डी। क्या ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट या एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? गौर से देखिए, बज़ाहिरी तौर पर ये एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर मैं इन लाइनों को एक्सटेंड भी कर दूं तो क्या अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? जी हाँ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि ये एक दूसरे से इक्वल फासले पर मौजूद हैं और ये आपस में एक दूसरे को कभी भी टच या क्रॉस नहीं करेंगी। सो इन्हें हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। सो पैरेलल लाइंस की फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि वो लाइनें जो आपस में ना कभी एक दूसरे को टच कर सकती हैं, ना आपस में मीट कर सकती हैं, ना इंटरसेक्ट कर सकती हैं, उन्हें हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। और दो पैरेलल लाइंस में फासला हमेशा सेम रहता है। इसे मैथमेटिक्स की ज़ुबान में इक्विडिस्टेंट कहते हैं। इक्विडिस्टेंस यानी सेम फासला, कांस्टेंट फासला। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो दो छोटे वर्टिकल लाइंस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रही हैं। सो लेट्स अज्यूम पिछली एग्जांपल में हम लोगों ने लाइन सी और लाइन डी को कहा कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि लाइन सी इज़ पैरेलल टू लाइन डी और ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। इसको याद करने के लिए आप लोग लफ्ज़ पैरेलल से भी मिसाल ले सकते हैं। पैरेलल में डबल एल आता है, इस डबल एल से आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका सिंबल दो छोटी वर्टिकल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाकी चीज़ों की तरह बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं। इसकी सबसे पहली मिसाल हम लोगों के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। आप लोगों ने रोड्स पे चलते हुए बहुत बार देखा होगा कि सड़कों पर सफ़ेद रंग की लाइनें लगी हुई होती हैं। ये लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। इनका मकसद आप लोगों को एक मैसेज देना है, लेकिन ये आपस में पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह आप लोगों का अगर रेलवे लाइंस को देखने का या रेलवे ट्रैक को देखने का कभी मौका मिला हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक के दोनों तरफ पटरी पे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और वही वजह होती है कि इंजन वहाँ पर बग़ैर किसी रुकावट के मुसलसल चलता रहता है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। रोड्स के दोनों एजेस जो होते हैं, जिसमें आप लोग जहाँ पर आप लोगों ने वाइट रंग के निशानात देखे होंगे, वो दोनों भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये वो बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगी। जिन लोगों को म्यूज़िक से थोड़ा सी दिलचस्पी है वो लोग ये जानते होंगे कि पियानो में उसकी कीज़ जो होती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही नस्ब होती हैं। इसी तरह आप लोगों के घरों में मौजूद खिड़कियों के पैन जो होते हैं उनकी साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये सब वो एग्जांपल्स थी जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैरेलल लाइंस की मौजूदगी की निशानियां हैं और हमें ये बात बताती हैं कि किस तरीके से पैरेलल लाइंस बहुत अहम हैं हम लोगों के रहन सहन में और हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो आप लोगों से मेरा एक सवाल ये है कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 3 किस्म की तस्वीर मौजूद हैं। पहली तस्वीर के अंदर 2 लाइनें आप लोगों को नजर आ रही हैं, ए और बी। दूसरी तस्वीर में लाइन सी और डी मौजूद हैं और तीसरी लाइन में ई और एफ मौजूद हैं। आप लोग मुझे देखकर ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सी पैरेलल लाइंस हैं। अपना जवाब अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए और उसके बाद आपकी टीचर इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगी। आइए अब एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है पैरेलल लाइंस। शाबाश। पैरेलल लाइंस को समझने के लिए एक और वीडियो की मदद लेते हैं। हेलो, मैं हूं प्रोफेसर वांश मोहॉक।
अभी तक हमने लकीरी मुसावात के बारे में पढ़ा है जो कि कार्टेशियन प्लेन में लकीर की वजाहत करती हैं। अगले चंद लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ कई किस्मों के जियोमेट्रिक ताल्लुकात के बारे में खोज लगाएंगे जो कि दो लकीरी मुसावात के दरमियान हो सकते हैं। एक इम्कान यह है कि दो लकीरी मुसावात से बनने वाली लाइनें मुतवाजी हो सकती हैं। जैसा कि हमने देखा कि कार्टेशियन प्लेन में कोई भी गैर अमूदी लकीरों को मुनफरिद शनाख्त किया जा सकता है। इसकी ढाल और इस लकीर पर कोई भी नुक्ता बताकर अगर वो नुक्ता मुसावात की वाई एक्सिस लाइन पर है तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है। इस शक्ल में कांस्टेंट m लाइन की ढाल है और कांस्टेंट b y कोऑर्डिनेट का y इंटरसेप्ट है। अगर हम एक दूसरी मुसावात को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लिखें जो कि इसी वैल्यू को m के लिए इस्तेमाल करे मगर y इंटरसेप्ट मुख्तलिफ हो, तो दोनों लाइंस जो इसी मुसावात से बनेंगी इनका स्लोप एक जैसा होगा मगर इनके नुकात एक नहीं होंगे। हम कहते हैं कि ये दोनों लकीरें एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। मुतवाजी लाइंस के स्लोप एक जैसे होते हैं मगर नुकात एक जैसे नहीं होते। नतीजतन मुतवाजी लाइंस एक फ्लैट प्लेन पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। हम कहते हैं कि हमें एक लाइन की मुसावात दी गई हो और हमें एक दूसरी मुतवाजी लाइन लिखने को कहा जाए जो किसी नुक्ते से गुजरे जो कि y एक्सिस पर ना हो। चूंकि दोनों लाइंस मुतवाजी हैं और हम जानते हैं कि दूसरी लाइन का स्लोप पहली लाइन के स्लोप की तरह ही होना चाहिए, अगरचे हम स्लोप इंटरसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मुसावात नहीं लिख सकते जब तक हमें दूसरी लाइन के y इंटरसेप्ट का मालूम ना हो, जबकि हम पॉइंट स्लोप को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें लाइन का स्लोप मालूम हो और x और y के कोऑर्डिनेट्स किसी भी नुक्ते पर जो कि लाइन पर हो। ये बताना बहुत आसान है कि दो मुसावात जो स्लोप इंटरसेप्ट शक्ल में लिखी गई हों वो मुतवाजी लाइंस हैं। अगर दोनों मुसावात में स्लोप m एक सा हो और b फर्क हो तो ऐसी मुसावात दो लाइंस एक ही स्लोप पर बनाएंगी मगर y एक्सिस पर मुख्तलिफ नुकात से गुजरेंगी। दूसरे लफ्जों में ये मुतवाजी होंगी। दूसरी तरफ दो मुसावात जो कि पॉइंट स्लोप शक्ल में लिखी हुई हों जिनकी वैल्यू स्लोप m के लिए एक जैसी हो वो मुतवाजी लाइंस बनाएंगी। या ये भी हो सकता है कि वो एक ही लाइन बनाएं जबकि दोनों मुसावात में x1 और y1 की वैल्यूज भी फर्क हों। ये इस वजह से है कि वो नुक्ता जो y1 x1 के जरिए पहली मुसावात में था और वो नुक्ता जो x1 y1 के जरिए दूसरी मुसावात में था वो एक ही लाइन पर जाहिर हो रहे थे। इस सूरत हाल में दोनों मुसावात अगरचे मुख्तलिफ नजर आ रही हैं मगर असल में वो एक ही लाइन की वजाहत कर रही हैं। चूंकि पॉइंट स्लोप शक्ल में x1 y1 की वैल्यू देने के लिए एक लाइन पर मौजूद लातादाद नुकात में से कोई से भी दो पॉइंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक ही लाइन की वजाहत के लिए लातादाद मुख्तलिफ मुसावात लिखी जा सकती हैं। तो इसके लिए जब दो मुसावात पॉइंट स्लोप में लिखी हुई हों और इनका m एक ही हो मगर x1 और y1 की वैल्यू मुख्तलिफ हो तो हम ये अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि ये मुतवाजी लाइन की वजाहत करेंगे या एक ही लाइन की। एक और तरीका ये मालूम करने का कि दो मुसावात जिनका स्लोप एक हो मगर लाइंस फ़र्क हों यह है कि मालूम किया जाए कि मुख्तलिफ लाइंस ने y एक्सिस को किस नुक्ते से क्रॉस किया है। अगर दो मुसावात y एक्सिस को मुख्तलिफ नुकात से काटें तो वो एक लाइन की वजाहत नहीं कर रही।
दूसरी तरफ अगर दो मुसावात जिनका एक ही स्लोप हो वो वाई एक्सिस को एक ही नुक्ते से गुजरें तो दोनों मुसावात एक ही लाइन की वजाहत कर रही हैं। हर मुसावात का वाई इंटरसेप्ट मालूम किया जा सकता है एक्स को 0 सेट करने से। जो नतीजा वाई का आएगा हर मुसावात में वो वाई इंटरसेप्ट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। वाई की मुसावात हल करने के लिए हम सबसे पहले 0 निकालेंगे और हिसाबी अवामिल मुकम्मल करेंगे। इसको -1/2 से 2 को ज़रब देकर -1 हासिल होगा और 1/2 को -6 से ज़रब देकर -3 हासिल होगा। फिर हम पहली मुसावात के दोनों अतराफ में 6 जमा करेंगे और दूसरी मुसावात के दोनों अतराफ में 8 जमा करेंगे ताकि -6 और -6 हिसाबी अवामिल मुकम्मल करते हुए -1 जमा 6 से हासिल हुआ 5 और -3 जमा 8 से भी 5 हासिल हुआ। तो इन दोनों मुसावात के लिए जब x 0 होगा तो y 5 होगा। लिहाजा दोनों मुसावात के लिए y इंटरसेप्ट एक सा है। चूंकि मुसावात का स्लोप एक जैसा है और y इंटरसेप्ट भी, ये दोनों एक ही लाइन की वजाहत कर रहे हैं। अब जरा इसी के लिए दोबारा कोशिश करते हैं मगर x1 और y1 की मुख्तलिफ कीमतों के साथ दूसरी मुसावात में। एक बार फिर हम हर मुसावात के लिए y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे x को 0 के बराबर करते हुए इसे y के लिए हल करेंगे। पहले हम सिफरों को ख़त्म करेंगे और हिसाबी अवामिल मुकम्मल करेंगे। 1/2 को -2 से ज़रब देने से -1 और 1/2 को -10 से ज़रब देकर -5 हासिल हुआ। इस मुसावात को दोबारा तरतीब देंगे इस तरह कि y बाएं तरफ अकेला रह जाए। इसके लिए हम पहली मुसावात के दोनों अतराफ 6 जमा करेंगे और दूसरी मुसावात के दोनों अतराफ 7 जमा करेंगे ताकि मुस्बत -6 एक दूसरे को और मुस्बत और -7 एक दूसरे को ख़त्म कर दें। हिसाबी अवामिल मुकम्मल करते हुए -1 जमा 6 हुए 5 और -5 जमा 7 हुए 2। लिहाजा जब x 0 हो तो y की कीमत हर मुसावात में मुख्तलिफ होती है। फिर मुसावात का एक मुख्तलिफ y इंटरसेप्ट होता है। चूंकि दोनों मुसावात का स्लोप एक जैसा है मगर y इंटरसेप्ट मुख्तलिफ है, इसलिए ये मुतवाज़ी लाइंस की वजाहत करती हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन मुतवाज़ी लाइंस की वजाहत करती हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती हैं जो कि अमूदी लाइंस की वजाहत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से एलिमिनेशन से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।